Hello everyone, welcome to CA Dreams. I'm Somya and let's start with video number 8 of chapter number 1 EIS, that is Automated Business Processes. So in video number 1.6 I gave you all a homework. उसमें 2 क्वेश्चंस थे, वो FM के किसी कॉन्सेप्ट के थे एंड अभी तक किसी का भी कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं आया है. दैट मीन्स आप लोगों ने उस वीडियो को पूरा नहीं देखा है. तो पहले तो जा कर के उस वीडियो को देखिए, उसके बाद ही ये वीडियो आप देखेंगे. सेकेंडली, अब आज ही मेरे को किसी का कमेंट आया था कि आप पूरे चैप्टर के नोट्स दे दीजिए जिससे हमारी एफिशिएंसी बढ़े देखने की. तो सी, बिकॉज़ मैं भी फ़र्स्ट टाइम ही EIS पढ़ा रही हूँ, मैंने कभी नहीं पढ़ाया, दिस इज़ माई फर्स्ट एक्सपीरियंस. तो मैंने अभी पूरे नोट्स नहीं बनाया. तो अगर आपको ऐसे कनेक्ट करने में प्रॉब्लम होती है तो इसके 2 ऑप्शन हैं. या तो आप अपने सामने स्टडी मटेरियल रखिए एंड नोट्स को मार्क करते जाइए. वैसे तो मैं मोस्टली बुक ही यूज़ कर रही हूँ, बट जहाँ भी मैंने नोट्स बनाए तो वहाँ आप उसको अंडरलाइन करते जाइए. एंड इसका एक और दूसरा ऑप्शन है, वो ये है कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स की PDF की लिंक तो दे ही देती हूँ एंड ये यूट्यूब पे वीडियो कहीं से डिलीट नहीं होने वाली है, ये यूट्यूब पे ही रहने वाली है. तो आप ऐसे कर सकते हैं कि जिस दिन अपलोड हो रही है ये वीडियो, उस दिन आप नोट्स निकाल के उसके थोड़ी देर बाद देख लीजिए या फिर उसके नेक्स्ट डे देख लीजिए. तो इससे आप लोग क्या होगा, उससे आप अपने हैंड टू हैंड नोट्स पे आपके प्रिंट होते जाएंगे, आप हैंडमेड भी बना सकते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज़ वीडियो. एंड जिसने भी अभी तक की सारी वीडियोस देख ली हैं, स्पेशली वीडियो नंबर 1.7, बिकॉज़ मैंने उसमें अभी तक का रिविजन लिया है. तो अगर आपने वो नहीं देखी तो पहले आप उसे देखिएगा, बिकॉज़ अभी तक आप सारा कुछ भूल चुके होंगे. और इस वीडियो में आप लोग को हो सकता है मज़ा आए, क्योंकि मैंने इसमें आप लोग के लिए कुछ मेहनत की है. तो इसलिए प्लीज़ आप लोग पहले वो सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज़ करके आएंगे. ओके, सो हम लोगों ने सिर्फ एक इंट्रोडक्शन लिया था 3-4 लाइन्स में एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट का. नाउ व्हाट इज़ दिस एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट? क्या था ये एक ऐसा प्रोसेस था जिससे जो हमारी टॉप अथॉरिटीज़ हैं, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजर्स और अदर पर्सनल जो स्ट्रैटेजी सेटिंग करते हैं, वो क्या करते हैं, जो हमारा रिस्क है उसको मैनेज करते हैं. एंड मतलब जो हमारी एंटिटी का ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने में, जिससे वो रिस्क आड़े ना आए हमारे ऑब्जेक्टिव के, तो रीज़नेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं. कैसे? इस टाइप से स्ट्रैटेजी बनाते हैं जिससे वो रिस्क हम मैनेज कर पाएँ एंड अकॉर्डिंगली हम अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाएँ. तो इसके कंपोनेंट से मैं स्टार्ट करना चाहूँगी. एंड अगेन मैंने कोई नोट्स नहीं बनाए हैं कंपोनेंट्स के लिए. आई एम यूजिंग योर स्टडी मटेरियल, यू कैन डाउनलोड इट, और मोस्टली लोगों के पास तो हो गए ये. ठीक है, तो मैं कंपोनेंट्स के साथ में स्टार्ट करने वाली हूँ. देयर आर 8 कंपोनेंट्स. ERM कंसिस्ट ऑफ ERM फॉर एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, एंड आगे भी मैं ERM ही यूज़ करूँगी, दैट स्टैंड्स फॉर एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट. तो इसमें 8 इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स हैं एंड दीज आर डिराइव फ्रॉम द वे मैनेजमेंट रन्स अ बिजनेस एंड आर इंटीग्रेटेड विद द मैनेजमेंट प्रोसेस. ये जो हैं ये मैनेजमेंट ने डिराइव किए हैं फ्रॉम द वे मैनेजमेंट रन्स अ बिजनेस, एंड ये जो है मैनेजमेंट प्रोसेस के साथ में इंटीग्रेटेड है, दैट मीन्स कोऑर्डिनेटेड है. अब ये कंपोनेंट्स हमारे हैं क्या? सबसे पहला कंपोनेंट है इंटरनल एनवायरनमेंट. व्हाट इज़ इंटरनल एनवायरनमेंट? आप लोग को पता होगा कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कुछ भी है, दैट इज़ योर इंटरनल एनवायरनमेंट. तो द इंटरनल एनवायरनमेंट encompasses the tone of organization and sets the basics for how risk is viewed and addressed by an entity's people. मतलब जो एंटिटी के लोग हैं वो कैसे उस रिस्क को व्यू कर रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं, दैट कम्स अंडर योर इंटरनल एनवायरनमेंट. अब इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है रिस्क मैनेजमेंट फ़िलोसफी, क्या फ़िलोसफी रहेगी रिस्क को मैनेज करने की. सेकंड आता है रिस्क एपिटाइट. थर्ड आता है इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज़ एंड द एनवायरनमेंट इन विच दे ऑपरेट. तो मैनेजमेंट फ़िलोसफी भी आपको अच्छे से पता है. इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज़ मतलब क्या कोड ऑफ कंडक्ट है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, एंड क्या इन्वायरमेंट है जिसके अंदर वो ऑपरेट कर रहे हैं. रिस्क एपिटाइट जो टर्म है ये आप लोग को नहीं पता है. तो ये जो रिस्क एपिटाइट है इसका मतलब होता है वो अमाउंट ऑफ रिस्क जिसके लिए एंटिटी फेस करने को तैयार है, कि इतना रिस्क होगा तो इतना तो हम फेस कर ही लेंगे. इसका एक
पिक्टोरियल है, पिक्चर है मेरे पास में। ये क्या है, शार्क है, ठीक है। अब इतना ज़्यादा ये इसका आप देखिए स्पेस है ये, एंड इतना सा रिस्क है। तो एंटिटी के पास में इतना सारा जो है एपिटाइट है, एपिटाइट मीन्स उसकी उतनी तैयारी है कि इतना सारा रिस्क आ जाए तो वो उसको ईजिली बेयर कर लेगी। तुम्हारा रिस्क तो इतना ही है, तो इतना तो मैनेजमेंट आराम से फेस कर ही लेगी। तो अगर आप लोग ये प्रिंट करा रहे हैं तो आप इस पिक्चर को रिस्क एपिटाइट के नीचे लगा देना एंड लिख देना रिस्क एपिटाइट क्या होता है। रिस्क एपिटाइट होता है द अमाउंट ऑफ रिस्क एन एंटिटी इज़ रेडी टू प्रिपेयर टू फेस। ओके, तो आई होप आप लोग को ये टर्म समझ में आया कि रिस्क एपिटाइट क्या होता है। एक तरह से कैपेसिटी होती है कि कितना रिस्क वो फेस कर सकती है। तो फिर से रिपीट करिए, इंटरनल एनवायरनमेंट में क्या क्या हमारे जो 4 टर्म्स हैं वो क्या क्या आए हैं। एक तो आई है आपकी रिस्क मैनेजमेंट की फ़िलॉसफी। अब इंटरनल एनवायरनमेंट में तो ऑब्वियसली मैनेजर्स वगैरह ही आएंगे, तो उसमें क्या फ़िलॉसफी वो यूज़ कर रहे हैं, किस एनवायरनमेंट में वो ऑपरेट कर रहे हैं, रिस्क एपिटाइट क्या है, एंड इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपकी एथिकल वैल्यूज़ किस हिसाब से, उसी हिसाब से आपका इंटरनल एनवायरनमेंट होगा। तो मैनेजमेंट क्या करता है, एक फ़िलॉसफी सेट करता है रिगार्डिंग रिस्क, एंड उसी के साथ में वो रिस्क एपिटाइट बनाता है। मतलब वो जो शार्क का मैंने आपको मुंह बताया था, तो मतलब वो उतना खुद को प्रिपेयर करता है रिस्क को मैनेज करने के लिए। द internal environment sets the foundation for how risk and control are viewed and addressed by entities people। मतलब जो एंटिटी के लोग हैं वो कैसे रिस्क को व्यू कर रहे हैं एंड कैसे उसको एड्रेस कर रहे हैं, मीन्स उसको फेस कर रहे हैं। तो वो आपका आता है इंटरनल एनवायरनमेंट फाउंडेशन। आप लोग सीपीटी क्लियर कर ही यहाँ तक पहुँचे हैं। सो सीपीटी वाज योर फाउंडेशन। तो मतलब यहाँ पे फाउंडेशन वो वाला फाउंडेशन ही, यहाँ पे फाउंडेशन का मतलब है बेस, ठीक है। तो जब तक आपका बेस क्लियर नहीं होगा तब तक आपको आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा, इसलिए आपको सीपीटी या फाउंडेशन बोला जाता है देने को। तो इसी तरह से जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो एक बेस सेट कर देता है कि कैसे एंटिटी जो रिस्क होंगे, अब रिस्क फ्री कोई भी एंटिटी नहीं हो सकती है, रिस्क को तो फेस करना ही पड़ेगा। तो बस ये है कि हम कैसे उन रिस्क को व्यू कर रहे हैं और कैसे उनको एड्रेस कर रहे हैं। तो ये सारा आता है हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट में। ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी बने। The core of any business is its people, their individual attributes including integrity, ethical values and competence. Competence means again capacity and the environment which they operate। ये सारा हमारा अभी ऊपर ये 4 टर्म्स हैं वो यहाँ रिपीट हो गए हैं। They are the engine that drives the entity and the foundation on which everything rests। ये एक तरह से क्या है, एक इंजन है जो कि एंटिटी ने ड्राइव किया है, एंड फाउंडेशन है जो जिस पे एंटिटी रेस्ट करती है। बिकॉज़ अगर बहुत ज़्यादा रिस्की सिचुएशन हो गई तो आपकी एंटिटी क्लोज भी हो सकती है। तो काफ़ी डिस्कशन हो गया इंटरनल एनवायरनमेंट में, एंड अभी तक काम की बातें हमें क्या मिली, 4 टर्म्स जो मिले वो था रिस्क मैनेजमेंट फिलॉसफी, रिस्क एपिटाइट, इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज़ एंड द एनवायरनमेंट इन विच दे ऑपरेट। अब आप इसको आराम से घिस सकते हैं, एक पैरा तो आप बना ही लेंगे, है ना। Okay, now let's come to second component, that is objective setting। Objectives should be set before management can identify events potentially affecting their achievement। जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो किससे पहले सेट होना चाहिए, बिफोर मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट के सामने सेट होना चाहिए। बिफोर मैनेजमेंट कैन आइडेंटिफाई इवेंट्स पोटेंशियली अफेक्टिंग देयर अचीवमेंट। मतलब आप कोई ऑब्जेक्ट सेट करेंगे तो उससे पहले आप क्या करेंगे, उसकी जो भी फैक्टर्स उसको अफेक्ट कर सकते हैं वो आइडेंटिफाई करेंगे। तो ईआरएम क्या इंश्योर करता है, ईआरएम इंश्योर्स दैट द मैनेजमेंट हैज़ अ प्रोसेस इन प्लेस टू सेट ऑब्जेक्टिव्स। मतलब वो जो ऑब्जेक्टिव्स बनाए सब कुछ वो कंसीडर करके बनाए। तो मैनेजमेंट के पास में एक प्रोसेस होना चाहिए इन प्लेस टू सेट ऑब्जेक्टिव्स, एंड दैट द चूजन ऑब्जेक्टिव्स सपोर्ट एंड अलाइन विद द एंटिटीज मिशन विजन एंड आर कंसिस्टेंट विद द एंटिटीज रिस्क एपिटाइट। अब आपका जो रिस्क एपिटाइट है, चलिए उसी पे ही आ जाते हैं वापस। कहाँ गई, ये रही, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एपिटाइट, वैसे तो लिखा हुआ ही है।
ठीक है। अब आपका जो एपिटाइट है वो इतना ही है। अब बाय चांस अगर आपका रिस्क अभी तो इतना आया, बट अगर इतना सारा आ गया या इससे बड़ा आ गया, तब आप क्या करोगे? तब तो आपका बिज़नेस क्या होगा, लूज़ हो जाएगा ना। तो आपको जो अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं वो अपने एपिटाइट को कंसीडर करते हुए ही सेट करने हैं। मतलब ऐसा हो कि रिस्कियर से रिस्कियर सिचुएशन में भी आपका उतना ऑब्जेक्टिव तो अचीव हो ही जाए। तो इस तरह से मैनेजमेंट को अपने जो प्रोसेस है वो इस तरह से करना चाहिए कि जो उसका ऑब्जेक्ट हो, जो एंटिटी का मिशन हो, विजन हो, वो कंसिस्टेंट रहे एंड जो एंटिटी का रिस्क एपिटाइट हो वो इतना हो कि वो आपके एंटिटी के मिशन को डिस्टर्ब ना करे। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव सेटिंग, दैट इज़ योर सेकंड कंपोनेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव सेटिंग। कंपोनेंट का मतलब पता है ना आप लोग को, पार्ट होता है। तो ईआरएम का क्या पार्ट है? सबसे पहला तो इंटरनल इन्वायरमेंट। अब आपको अपने रिस्क को मैनेज करना है तो क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी। तो पहला तो हो गया इंटरनल इन्वायरमेंट। ऑब्वियसली जिसको आपको प्रोटेक्ट करना है उसका इन्वायरमेंट ठीक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहला कंपोनेंट तो वही हो गया। फिर जिसके लिए वो एंटरप्राइज वर्क करती है, किसके लिए वर्क करती है? अपने गोल को अचीव करने के लिए, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। तो सेकंड कंपोनेंट हमारा वो हो गया। तो इस तरह से आपको ये दोनों कंपोनेंट्स के नाम भी याद हो गए। फर्स्ट वाला क्या है? इंटरनल एनवायरनमेंट। सेकंड वाला क्या है? ऑब्जेक्टिव सेटिंग। ओके, नाउ व्हाट इज थर्ड? थर्ड हमारा है रिस्क इवेंट आइडेंटिफिकेशन। Potential events that might have an impact on the entity should be identified. अब जो भी इवेंट्स हैं, हमारे एंटिटी के इंटरनल इन्वायरमेंट की बात हो गई, ऑब्जेक्टिव की बात हो गई। अब जो इवेंट्स हो जाए, अब जब आपने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया तो अब क्या करोगे? आप एंटिटी में काम करना स्टार्ट करोगे। तो अब काम करना स्टार्ट करोगे तो इवेंट्स भी होते ही रहेंगे। तो जो पोटेंशियल इवेंट्स हैं जो एंटिटी को इम्पैक्ट कर सकते हैं वो हमें ईआरएम के अंडर आइडेंटिफाई करना होगा। तो इवेंट आइडेंटिफिकेशन का क्या मतलब होता है? इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ये जो होते हैं ये भी दो टाइप के होते हैं। दैट इन्फ्लुएंस हाउ पोटेंशियल इवेंट्स में अफेक्ट स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन एंड अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मतलब जो हमारे एक्सटर्नल या इंटरनल जो भी हैं वो इवेंट्स हैं, तो वो कैसे हमारी स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन मतलब हमारे अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स को कैसे अफेक्ट कर रहे हैं। तो it includes distinguishing between potential events that represent risk, those representing opportunities, and those that may be both. अब आपने काम करना स्टार्ट करा, ऑब्जेक्टिव के लिए आप अपनी एंटिटी में काम कर रहे हो, एंटरप्राइज में काम कर रहे हो। अब कुछ इवेंट्स ऐसे हो सकते हैं जो आपकी एंटरप्राइज को कहाँ से कहाँ ले जाए, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मेकिंग हो। एंड कुछ इवेंट्स ऐसे भी हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा रिस्क है, तो ज़रूरी तो नहीं है कि लॉस ही हो, रिस्क है तो प्रॉफिट भी हो सकता है। तो कुछ रिस्क आपको लॉस में लेके जा सकते हैं एंड कुछ रिस्क आपको प्रॉफिट में लेके जा सकते हैं। तो वही हमारा इवेंट आइडेंटिफिकेशन, हमें यही करना है कि ये जो हमारा रिस्क है ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है या नहीं। तो यही इस इवेंट आइडेंटिफिकेशन में हमें करना है। हमें डिस्टिंग्विश करना है बिटवीन पोटेंशियल इवेंट्स जो रिस्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या फिर जो अपॉर्चुनिटी को रिप्रेजेंट करें या फिर दोनों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं? चैनल्ड बैक टू मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी और ऑब्जेक्टिव सेटिंग प्रोसेसेस। अब अपॉर्चुनिटीज़ भी ऑब्वियसली हमारी ऑब्जेक्टिव सेटिंग प्रोसेसेस के साथ में ही एसोसिएटेड हैं। मैनेजमेंट आइडेंटिफाइज इंटर रिलेशनशिप्स बिटवीन पोटेंशियल इवेंट्स। जो मैनेजमेंट है वो आइडेंटिफाई करता है इंटर रिलेशनशिप्स पोटेंशियल इवेंट्स के बीच में एंड में कैटेगराइज इवेंट्स to create and reinforce a common risk language across the entity and form a basis for considering events from a portfolio perspective. इसमें इतना कुछ नहीं है, इसमें ये है कि जो मैनेजमेंट है वो आइडेंटिफाई कर रहा है इंटर रिलेशनशिप किसके बीच में, बिटवीन पोटेंशियल इवेंट्स एंड में कैटेगराइज इवेंट्स टू क्रिएट एंड रीइंफोर्स अ कॉमन रिस्क लैंग्वेज। मतलब ये वही बात हो गई कि वो ऐसे कैटेगराइज कर रहा है कि जिससे जो हमारा रिस्क लैंग्वेज है एंटिटी के अक्रॉस वो एक बेसिस की तरह एक्ट करे फॉर कंसिडरिंग इवेंट्स फ्रॉम अ पोर्टफोलियो पर्सपेक्टिव।
मतलब ये वही जो ऊपर बात हो रही थी कि वो जो हमारा रिस्क है वो कॉमन हो जाए एंड उसको हम एक अपॉर्चुनिटी की तरह यूटिलाइज़ कर पाएँ। तो ये इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, आप अगर यहाँ तक भी आपको समझ में आ गया तो ठीक है। इवेंट आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? डिस्टिंग्विश करना। क्या डिस्टिंग्विश करना? कि जो आपके पोटेंशियल रिस्क हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिस्क, अपॉर्चुनिटी या बोथ। तो आई डोंट थिंक ये बहुत ही वाहियात सी लैंग्वेज दे रखी है, तो आप इसको छोड़ भी सकते हो या एक बार रीड मार लो। मैनेजमेंट आइडेंटिफाइज इंटर रिलेशनशिप्स बिटवीन पोटेंशियल इवेंट्स एंड मे कैटेगराइज इवेंट्स टू क्रिएट एंड रीइंफोर्स अ कॉमन रिस्क लैंग्वेज अक्रॉस द एंटिटी। मतलब ये कि वो आइडेंटिफाई कर रहा है इंटर रिलेशनशिप्स बिटवीन पोटेंशियल इवेंट्स, जो इवेंट्स हैं हमारे, जो कि क्या कर सकते हैं, इवेंट्स टू क्रिएट एंड रीइंफोर्स अ कॉमन रिस्क लैंग्वेज, जिससे कॉमन रिस्क लैंग्वेज आ जाए एंटिटी के अक्रॉस, एंड एक बेसिस की तरह एक्ट करे फॉर कंसिडरिंग इवेंट्स फ्रॉम अ पोर्टफोलियो पर्सपेक्टिव। तो मतलब ये वाला पार्ट जो है ये अपॉर्चुनिटी एंड ये वाला पार्ट जो है वो रिस्क है। इन 4 लाइन्स को आप स्किप भी कर सकते हो, इतना ही आप लिख दोगे तो ही बहुत है। तो हमारा थर्ड हो गया इवेंट आइडेंटिफिकेशन। फर्स्ट क्या था हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट, सेकंड क्या है ऑब्जेक्ट सेटिंग प्रोसेस, थर्ड क्या है इवेंट आइडेंटिफिकेशन, फोर्थ है हमारा रिस्क असेसमेंट। Identify risks are analyzed to form a basis for determining how they should be managed. Risks are associated with related objectives that may be affected. Risks are assessed on both an inherent and a residual base, and the assessment considers both risk, likelihood, and impact. A range of possible results may be associated with a potential event, and management needs to consider them together. See, रिस्क असेसमेंट के लिए ये आपका एग्जाम्पल है। बिफोर आई से येस आई वुड लाइक टू कैरी अ रिस्क असेसमेंट। अब ये क्या कर रहा है, इसको आप लोग का तो डेली का काम होगा, स्पेशली बॉयज़ का। प्रपोज कर रहा है इसको रिंग दे रहा है। तो ये क्या बोल रही है, ये बोल रही है कि इससे पहले मैं येस कहूँ, मैं क्या करूँगी, आई वुड लाइक टू कैरी आउट अ रिस्क असेसमेंट। मैं एक रिस्क असेसमेंट कैरी करना चाहूँगी। अब वो किस बात का रिस्क असेसमेंट है, इसको इसके साथ में लाइफ स्पेंड करनी है, तो पता तो होना चाहिए ना इसको कि क्या रिस्क एसोसिएटेड है। तो दिस वॉज जस्ट एन एग्ज़ाम्पल। अब आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आएगा। ये क्या है, आइडेंटिफाइड रिस्क जो हैं, जो रिस्क हमने आइडेंटिफाई करे हैं वो हम उसको एनालाइज करते हैं टू फॉर्म अ बेसिस फॉर डिटरमाइनिंग हाउ दे शुड बी मैनेज्ड। हमने एक तो रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया, उसको हम एनालाइज करेंगे कि उसको हम कैसे मैनेज करें। जो हमारे रिस्क हैं वो अगर एसोसिएटेड हैं विद रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स दैट मे बी अफेक्टेड, रिस्क आर असेस्ड ऑन बोथ इनहेरेंट एंड रेसिडुअल बेस, एंड द असेसमेंट कंसीडर्स बोथ रिस्क, लाइक्लीहुड एंड इम्पैक्ट। मतलब ये कि जो रिस्क हैं वो हमारे रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स के साथ भी एसोसिएटेड हो सकते हैं, एंड मतलब इनहेरेंट भी हो सकते हैं, एंड रेसिडुअल मतलब जो एक्स्ट्रा होता है। तो जो हमारा असेसमेंट है, रिस्क असेसमेंट, उसको दोनों ही रिस्क को कंसीडर करना होगा, एक तो जो इनहेरिटेड है एंड जो रेसिडुअल है। तो जो रेंज है पॉसिबल रिजल्ट्स की वो हमें कंसिडर करनी है, मे बी एसोसिएटेड विद पोटेंशियल इवेंट एंड मैनेजमेंट नीड्स टू कंसिडर देम टुगेदर। अब रिस्क है तो हमें सारी ही पॉसिबिलिटीज़ लेके चलनी होगी। अब ये जो हमारा एग्जांपल था इसमें ये था कि ये सक्सेसफुल भी हो सकता है, एंड जो भी इसकी एक्सपेक्टेशंस होंगी इसकी, तो उसी के अकॉर्डिंग इसका रिस्क होगा कि इसको खुश रख पाएगा। तो ये सारे रिस्क हैं, मतलब हाँ भी हो सकता है, ये ना भी हो सकता है। तो ये क्या करेगी, इसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड एंड वो सब देखकर एक प्रॉपर रिस्क असेसमेंट कर लेगी कि क्या ये इसके कैपेबल है या नहीं है। तो वही हमारी ऑर्गेनाइजेशन करती है। जो हमारा इवेंट आइडेंटिफिकेशन है उसी का ही ये फर्दर पार्ट है कि जो आइडेंटिफाई रिस्क है उसको हमने एनालाइज कर लिया एंड हाउ दे शुड बी मैनेज, उसको तो मैनेज कर लिया। अब जो हमारे रिस्क रह गए हैं, जो मतलब आइडेंटिफाई रिस्क हैं, अगर वो हमारे
रेसिडुअल हैं, मतलब एक तो हो गया इनहेरिटेड जो आपके ऑब्जेक्टिव के साथ इनहेरिटेड है, एक हो गया आपका रेसिडुअल। तो दोनों ही कंडीशंस को मैनेजमेंट को कंसिडर करना होगा, दोनों ही टाइप के रिस्क को, एंड साथ ही में उसको सारी पॉसिबिलिटीज़ को कंसिडर करना होगा कि अगर हमारा ये इवेंट हो गया, अगर ऐसे हो गया तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे ये इम्पैक्ट हो सकता है। मतलब वही जो मैंने आपको ऊपर बताया था, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। Okay, now fifth is management selects an approach or set of actions to align assessment risk with the entity's risk tolerance and risk appetite in the context of the strategy and objectives. अब जो रिस्क रिस्पॉन्स है वो क्या है, मैनेजमेंट जो है वो सेलेक्ट कर लेती है एक अप्रोच और सेट ऑफ एक्शंस टू अलाइन असेस रिस्क विद द एंटिटीज रिस्क टॉलरेंस एंड रिस्क एपेटाइट। ये जो ऊपर रिस्क असेसमेंट था इसमें क्या कंसिडर किया था एंटिटी ने कि जो हमारा रिस्क है वो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं उस रिस्क की। तो अब अकॉर्डिंगली वो क्या करेगी, रिस्क रिस्पॉन्स में जब उसने ये सारी पॉसिबिलिटीज़ कर ली, जैसे उसने प्रपोज़ किया तो दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो हाँ भी बोल सकती है, वो ना भी बोल सकती है। तो इसी तरह से एंटिटी के पास में भी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं या कई पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, वो किसी और तरह वो इवेंट आपकी एंटिटी को किसी और तरह भी इफ़ेक्ट कर सकता है। तो अब अगर वो नेगेटिवली इफ़ेक्ट कर रहा है, हम प्रूडेंस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। हम क्या करेंगे, एक अप्रोच सेट कर लेंगे कि अगर हमारी एंटिटी में ऐसी कुछ सिचुएशन आ गई तो हम उसको कैसे डील करेंगे। तो वही है कि मैनेजमेंट जो है एक अप्रोच सेलेक्ट कर लेती है, एक सेट ऑफ एक्शन सेलेक्ट कर लेती है, जिससे जो एसेस रिस्क है उसको वो अलाइन करेगी विद द एंटिटीज रिस्क टॉलरेंस एंड रिस्क एपेटाइट इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्ट्रैटेजी एंड ऑब्जेक्टिव्स, जिससे कि वो उसकी जो स्ट्रैटेजीज एंड जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको डिस्टर्ब ना करे। तो वो क्या करेगी, एक अप्रोच सेट कर लेगी, एक रिस्पॉन्स सेट कर लेगी कि अगर हमारी एंटिटी में हो गया, एक तो हो गया आपका रिस्क एपेटाइट, मतलब उतना तो एंटिटी बेयर कर ही लेगी, एंड उससे ज़्यादा भी अगर रिस्क आ गया, नेगेटिवली इफ़ेक्ट कर गया वो एंटिटी को, तो वो उसको कैसे डील करेगी। तो ये आ गया हमारा रिस्क रिस्पॉन्स में। तो आइडेंटिफाई एंड इवेल्युएट पॉसिबल रिस्पॉन्सेज टू रिस्क इंक्लूडिंग अवॉइडिंग, एक्सेप्टिंग, रिड्यूसिंग एंड शेयरिंग रिस्क। अब इसमें ये भी हो सकता है कि रिस्क को हमें क्या करना है, अगर ऐसा है रिस्पॉन्स ये है तो हम इस रिस्क को अवॉइड कर देंगे, या फिर हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, या फिर हम इसको कम कैसे करेंगे, या फिर हम इसको शेयर कैसे करेंगे। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ। अगर नहीं क्लियर हुआ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, वैसे मैंने काफ़ी हद तक कोशिश की आपको ये बताने की। ओके, नाउ सिक्स्थ वाला, कंट्रोल एक्टिविटीज़, पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स आर established and executed to help ensure that risk responses that management selected are effectively carried out। अब वही कंट्रोल एक्टिविटीज़ की जो हमने रिस्पॉन्सेज करे थे सेलेक्ट ऊपर वाले स्टेप में, वो इफेक्टिवली कैरिड आउट हो रहे हैं। इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है वो आइडेंटिफाई करेंगे, कैप्चर करेंगे, मतलब रिकॉर्ड करेंगे, एंड कम्युनिकेट करेंगे इन अ फॉर्म एंड टाइम फ्रेम, जिससे कि दैट इनेबल पीपल टू कैरी आउट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जिससे जो ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं उन्हें उन तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कैरी कर पाएँ। इन्फॉर्मेशन जो है वो हाई लेवल पे चाहिए एंटिटी के, जिससे कि हम आइडेंटिफाई, असेस और रिस्पॉन्ड कर पाएँ पर्टिकुलर रिस्क को। इफेक्टिव कम्युनिकेशन ऑल्सो शुड अकर इन अ ब्रॉडर सेंस, फ्लोइंग डाउन अक्रॉस द एंटिटी एंड अप द एंटिटी। डाउन कम्युनिकेशन भी होनी चाहिए, अप कम्युनिकेशन भी होनी चाहिए। पर्सनल नीड टू रिसीव क्लियर कम्युनिकेशन रिगार्डिंग देयर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। एंड इसके बाद में हमारा है मॉनिटरिंग। तो मॉनिटरिंग के लिए भी मैंने एक पिक्चर बना दी है, ये अभी मैं पढ़ देती हूँ, फिर उसके बाद बताती हूँ। द एंटायर ERM प्रोसेस शुड बी मॉनिटर्ड एंड मॉडिफिकेशंस मेड एज नेसेसरी। इन दिस वे, मतलब जो ERM प्रोसेस है वो प्रॉपरली मॉनिटर होना चाहिए पूरा कंप्लीट होने के बाद में, एंड अगर कुछ चेंजेस चाहिए तो होने चाहिए। इन दिस वे जो सिस्टम है वो रिएक्ट कर पाएगा डायनामिकली, चेंजिंग एज कंडीशंस वांट। इसका एक एग्जांपल है मॉनिटरिंग का, कि उसने मॉनिटर कर लिया, उसके बाद में वो अकॉर्डिंगली उसको जो है रिएक्ट करेगा। जैसे कि इस वाले एग्जांपल को हम उस वाले एग्जांपल से करते हैं कि लड़की ने लड़के को रिजेक्ट कर दिया। तो अब ये सारे उसके हो सकते हैं मॉनिटर करने के बाद में, उसके ये सारे इमोशंस हो सकते हैं, रिएक्शंस हो सकते हैं। एक तो उसे बिल्कुल भी हर्ट नहीं हुआ, थोड़ा बहुत हर्ट हुआ,
थोड़ा सा ज़्यादा हर्ट हुआ, थोड़ा और ज़्यादा हुआ, बहुत ज़्यादा हुआ, एंड यहाँ तो बहुत ही बुरी हालत हो गई उसकी। तो ये ही सारी हमारी जो मैनेजमेंट की कंडीशंस हैं, तो वो कैसे डायनेमिक एनवायरनमेंट में रिएक्ट करेगी, वो हमारा मॉनिटरिंग में आता है कि ईआरएम प्रोसेस को हम प्रॉपर्ली मॉनिटर कर लेंगे और मॉडिफिकेशंस उसके अंदर डाल देंगे। तो इस वजह से क्या होगा, मॉनिटर करते टाइम जो सिस्टम है वो डायनेमिकली इम्पैक्ट कर सकता है, डायनेमिकली रिएक्ट कर सकता है, changing as conditions warrant. Monitoring is accomplished through ongoing management activities, separate evaluations of ERM processes, or a combination of both. ये जो accomplish हुआ है ये through ongoing management activities, मतलब जो मैनेजमेंट में एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो, फिर उसके बाद में उसकी एवेल्यूएशन जो ERM प्रोसेसेस है उसकी एवेल्यूएशन, या फिर उन दोनों का कॉम्बिनेशन। तो इनसे ये बना हुआ है, एंड उसी के अकॉर्डिंग जो हमारा सिस्टम है वो जैसे रिएक्ट कर रहा है उसी अकॉर्डिंग फिर हम क्या करेंगे, मॉडिफिकेशंस। आई होप आप लोग को ये सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से याद हो गए हैं। अब मैं एक बार इसको शॉर्ट में रिवाइज़ करा देती हूँ, एंड फिर उसके बाद हम ये वीडियो एंड कर देंगे, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, वरना फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं बेनिफिट्स करा दूँगी। तो इंटरनल एनवायरनमेंट में हमारे क्या 4 टर्म्स स्पेसिफिक थे, रिस्क मैनेजमेंट फिलोसफी, रिस्क एपिटाइट, इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज़, एंड एनवायरनमेंट इन विच दे ऑपरेट। ऑब्जेक्टिव सेटिंग क्या थी, सबसे पहले देखो इंटरनल एनवायरनमेंट था, फिर उसके बाद क्या था ऑब्जेक्टिव सेटिंग, फिर उसके बाद क्या था इवेंट आइडेंटिफिकेशन, फिर उसके बाद क्या था रिस्क असेसमेंट, फिर उसके बाद क्या था रिस्क रिस्पॉन्स, फिर उसके बाद में क्या था कंट्रोल एक्टिविटीज़, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, एंड देन मॉनिटरिंग। तो ऑब्जेक्टिव सेटिंग में क्या था, एक ऐसा प्रोसेस जिससे हम ऑब्जेक्टिव को सेट करेंगे, कैसे हम ऐसे सेट करेंगे कि हम जो हमारे रिस्क एपिटाइट्स को कंसीडर करते हुए अपना ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे। थर्ड पॉइंट में था जो इवेंट आइडेंटिफिकेशन था, कि वो हमारा जो इवेंट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है रिस्क, रिप्रेजेंट कर रहा है अपॉर्चुनिटी, या दोनों। फिर उसके बाद में रिस्क असेसमेंट में क्या था कि जो भी हमारे इवेंट्स हैं उसके जो पॉसिबल रिज़ल्ट्स हैं उसको आइडेंटिफाई करना, उसको असेस करना, उसको एनालाइज करना, बेसिकली वो आता है हमारे रिस्क असेसमेंट में। एंड रिस्क रिस्पॉन्स में हम सारी सिचुएशंस को एक अप्रोच सेट कर लेते हैं कि अगर ये सिचुएशंस हो गई एंटिटी में, उसके साथ हम कैसे डील करने वाले हैं। फिर कंट्रोल एक्टिविटीज़ क्या हैं, जो हमने अप्रोच बनाई थी वो फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है। फिर इसके बाद में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, हमारा प्रॉपर फ्लो होना चाहिए, एंड जिसको भी जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलाइन हुई हैं वो प्रॉपरली फॉलो होनी चाहिए, तभी हमारा एंटिटी का रिस्क कम हो सकता है। फिर उसके बाद में मॉनिटरिंग था, तो उसमें हम मॉनिटर करेंगे और इवेलुएट करेंगे, एंड जैसा भी हमारा सिस्टम रिएक्ट कर रहा है उन सारी इवेंट्स के बाद में उसी अकॉर्डिंग फिर हम उसमें मॉडिफिकेशंस करेंगे। तो आई होप आप लोग को ये कंपोनेंट्स ईजिली समझ में आए हों। एंड जहाँ पे भी प्रॉब्लम है, जो भी पॉइंट अगर समझ में नहीं आया है तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में अपना रिपीट कर दूँगी। मीन्स 1.8 है, 1.9 में मैं बेनिफिट्स बताऊँगी, एंड मैं उसको 1.10 या जब मैं रिवाइज़ कराऊँगी तो उसको कंसिडर कर लूँगी। तो आप प्लीज़ फील फ्री टू आस्क योर डाउट्स, रेलिवेंट डाउट्स को पूछिए, ठीक है। सो आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।